सर्दियों की सुबह ठिठुरन से भरी थी। पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव नवापुर में बर्फ की हल्की परत बिछी हुई थी। सूरज की किरणें भी जैसे ठंड से सिकुड़ गई थी। ठंडी हवा हर ओर सन्नाटा फैला रही थी और गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। उसी गांव में मोहन अपनी पत्नी रमा, बूढ़े पिता गंगाराम और छोटी बेटी मुन्नी के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। मोहन को अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। मोहन अपने खेत में खेती करके अपने पूरे परिवार का गुजर बसर करता था। माँ, ये आग कब तक जलती रहेगी? लकड़ियाँ तो खत्म हो गई हैं। मुन्नी, सारी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इस कड़ाके की ठंड में बिना लकड़ियों के कैसे गुजारा होगा। माँ, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं और मुझे बहुत जोर की ठंड भी लग रही है। मुन्नी, आजा, मेरे पास बैठ। तेरे पापा अभी कुछ उपाय करते होंगे और तुम्हारे बाबा की भी ठंड से तबीयत खराब हो रही है। कुछ देर बाद मोहन कुछ लकड़ियां लेकर घर आता है। रमा, ये लो कुछ लकड़ियां, इसे जल्दी से जला दो और पिताजी को भी बुला लो और सभी लोग इसे जलाकर हाथ पैर सेक लो। बाहर बहुत ठंड है, सभी की हालत बहुत खराब है। धन्यवाद पिताजी, ये ठंड तो जैसे जान लेकर ही मानेगी। ऐसी बात नहीं है, मैं हूं ना। इस ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, तब तक तुम आग ताप लो। अजी, यह ठंड तो अमीरों के लिए खुशियों का मौसम होता है, लेकिन यह ठंड गरीबों के लिए काल बन गई है। हाँ रमा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान चौपाल पर इकट्ठा हुए थे। ठंडी हवाएं उनके चेहरे पर चोट कर रही थी। वे सभी आग ताप रहे थे। इस साल की ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग तो कह रहे हैं कि अगले 2 दिन और भी ज्यादा मौसम खराब होंगे। लेकिन बाबूजी, सरकार ने जो कंबल देने का वादा किया था वो तो अभी तक किसी ने नहीं दिया। सरकार तो वादा हर साल करती है और अपना किया हुआ वादा कभी नहीं निभाती। हमें खुद ही कुछ करना होगा। मेरे तो बच्चे भी भूख से बिलख रहे हैं। ठंड में काम पर जाना भी मुश्किल हो गया है। खेतों में सब बर्फ जम गया है। लगता है कोई बड़े शहर जाकर मदद मांगनी पड़ेगी। बेटा, शहर जाकर कुछ फायदा नहीं होगा। सुना है कि शहर के लोग बहुत निर्दयी होते हैं। यहाँ गांव में रहोगे तो हम एक दूसरे की मदद करके ठंड का मौसम को टाल सकते हैं। माँ, क्या कल भी हमें ऐसे ही ठंड में रहना होगा? पता नहीं बेटी, शायद भगवान हमारी सुन ले। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। शाम तक इंतजार कर ले मुन्नी, शाम को तुम्हारे पापा कुछ खाने को लाएंगे। रमा इतना कहते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सब मोहन सुन लेता है। मोहन ठंड से कांपता हुआ पास के जंगल में लकड़ियां तलाशने निकलता है। ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को चोट पहुंचा रही थी। मैं अपने परिवार को और दुखी नहीं देख सकता। पहले कुछ लकड़ियां लाऊंगा और उसके बाद कुछ खाने का इंतजाम करूंगा। कुछ ना कुछ लकड़ियां तो मिल ही जाएंगी। वह जंगल जाकर कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है। अचानक उसका पैर बर्फ में फिसल जाता है और वह गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर पास के लकड़हारा रामलाल उसकी मदद के लिए आता है। अरे मोहन, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूं भाई, बहुत ठंड है, इसीलिए पिताजी के लिए लकड़ियां ले रहा था। हमारे पास कुछ नहीं बचा और कुछ खाने के लिए भी इंतजाम करना होगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे कुछ लकड़ियाँ और कुछ खाने को दूंगा। ठंड में यहाँ ऐसे अकेले मत आना, यहाँ बहुत ठंड है। मोहन रामलाल के साथ उसके घर जाता है। फिर रामलाल मोहन को कुछ लकड़ियां और खाने को देता है। मोहन सारा सामान लेकर वहां से घर आता है। पिताजी, कुछ खाने को लाए हैं क्या? बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ मुन्नी, मैं भला तुम्हें भूखा रहने दूंगा क्या? ये लो और आपस में मिल बांट कर खा लो। फिर अगली सुबह मोहन के पिताजी की तबीयत ठंड से खराब हो जाती है। मोहन बहुत परेशान हो जाता है और वह तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से चलिए मेरे घर।
मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर मोहन के घर तुरंत आता है और उन्हें चेक करता है। मोहन, इन्हें ठंड लग गई है और इनकी हालत बहुत गंभीर है। तो डॉक्टर साहब, आप मेरे पिताजी का इलाज कीजिए। देखो मोहन, इन्हें तो अभी दवा दे रहा हूँ, मगर इनका इलाज लंबा चलेगा और पैसा भी बहुत लगेगा। डॉक्टर साहब, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। बस आप पिताजी का इलाज कीजिए। डॉक्टर दवा देकर वहां से चला जाता है। अजी, पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हम लोग खाने के लिए मोहताज हैं, तो इलाज कैसे होगा? रमा, तुम सही कह रही हो, मगर मैं पिताजी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। किसी तरह तो इलाज करवाना ही होगा। मेरे पास एक ही उपाय है, मैं अपने खेत को बेच दूंगा और पिताजी का इलाज करूंगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन खेत बेचना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कोई और उपाय भी तो नहीं है। मोहन अपने पिता के इलाज के लिए खेत बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। बेटा, तुम क्यों सारा खेत बेचकर मेरे दवा में लगा रहे हो? मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। अगर तुम सारा खेत एक एक करके बेच दोगे तो तुम अनाज कैसे उगाओगे और खाओगे क्या? पिताजी, मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकता। खेत के अलावा मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है। पिताजी, मैं आपकी दवा हर हाल में करूंगा, क्योंकि आपने मुझे बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके हमारा देखभाल किया है। खेत तो आज नहीं तो कल मैं मेहनत करके ले लूंगा, लेकिन आपको अगर खो दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, आप ही तो हमारे जीने का सहारा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का देखभाल कौन करेगा? कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। ठंड का मौसम और बढ़ जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। इसी बीच ठंड के कारण मोहन के पिता का देहांत हो जाता है। फिर मानो मोहन की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। किसी तरह गांव वालों की सहायता लेकर मोहन अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। अब मोहन की स्थिति पहले से ज्यादा दयनीय हो गई थी। वह दोनों पति पत्नी अपनी जीविका चलाने के लिए पास के ही गांव में एक सेठ जी के यहाँ काम करने लगते हैं। उससे जो कुछ भी मिलता वह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी मुन्नी के साथ उसी में गुजर बसर करने लगते हैं। ठंड कुछ ज्यादा ही हो रही थी और तो और इस बार तापमान कुछ ज्यादा ही गिर गया था, जिसके कारण ठंड अपना कहर बहुत जोरों से ढा रही थी। नवापुर के लोग बहुत कम ही अपने घरों से बाहर निकलते थे। लोग ठंड के कारण बहुत परेशान हो गए थे। सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं और हमारे लिए गर्म कपड़े भी नहीं हैं। और मुन्नी को तो देखो, उसके पास एक भी स्वेटर नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। हमें जल्द कुछ करना होगा। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, जिसके कारण सेठ जी के यहाँ काम करने में मुझे बहुत दिक्कत आती है और हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। घर से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता। चलो, अब सेठ जी के यहाँ काम पर जाने का समय हो गया है। मैं चलता हूँ, नहीं तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। बाहर बहुत ठंड है। मोहन तेज ठंड में सेठ के यहाँ काम करने निकल जाता है। मुन्नी, तेरे पापा तो काम करने के लिए निकल गए और अब मैं भी अपने काम पर जाती हूँ, नहीं तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। तुम समय पर खाना खा लेना और घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत ठंड है। रमा इतना कहकर अपने काम पर चली जाती है। उसकी मालकिन स्वभाव की थोड़ी चिड़चिड़ी और कठोर थी। वह सामने ही आग के पास खड़ी होकर बाकी के नौकरों को डांट लगा रही थी। तभी रमा को देखकर मालकिन बोली, रमा, तुम काम पर इतने देर से क्यों आ रही हो? मेरे बाकी के नौकर तो अपना काम शुरू भी कर चुके हैं। लगता है तुम समय की कीमत नहीं जानती हो। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, ठंड के कारण आने में थोड़ी देरी हो गई, पर आप चिंता न करें, मैं अपना काम तुरंत ही खत्म कर देती हूँ। बहाने बनाना खत्म करो। जाओ, चुपचाप जाकर अपने काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा सारा हिसाब कर दूंगी। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। मालकिन की बातों को सुनकर रमा को बहुत दुख होता है, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी।
यह उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी मालकिन की बेटी वहां आती है। आप क्यों डांट रही हैं इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी यह काम करने आई है। यह भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा भी दया नहीं आ रही है क्या? बेटी, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं होता, नहीं तो यह लोग कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करेंगे। रमा ने कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगी और अपने काम में लग गई। उधर मोहन ठंड में कांपते हुए सेठ जी के खेत में मजदूरी कर रहा था। सेठ मजदूरों पर बहुत कड़ी निगरानी रखता था। अरे ओ मोहन, काम ठीक से कर, ठंड के बहाने आराम मत कर। तुम लोग काम कम करते हो और पैसा पूरा लेते हो। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं सेठ जी, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा काम करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते मोहन के हाथ पैर अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे भगवान, ये तो किस जन्म का बदला ले रहा है। इतनी ठंड में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर इस काम को छोड़ दूं तो सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे, और फिर मैं घर कैसे चलाऊंगा। शाम हो चली थी। मोहन की पत्नी रमा घर पर मोहन का इंतजार कर रही थी। इधर मोहन झटपट किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी सेठ ने कहा, अरे ओ मोहन, सुन, आज यह काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छोटा तो समझ लेना आज तेरी नौकरी गई। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। मोहन यह कहकर फिर से काम में लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे यह सब करवा रही थी। उधर नवापुर गांव में ठंड से सबका बुरा हाल था। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, उनका सहारा बस एक आग ही था। गांव का चौपाल, जहां लोग अक्सर बैठकर बातें किया करते, अब वह सूना और वीरान पड़ा था। उसी दिन शाम में गांव के कुछ लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। उनमें से एक आदमी बोला, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। अगर हम सब मिलकर कुछ उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इस ठंड के चपेट में आ जाएंगे। हमें मिलकर जंगल से लकड़ियां लानी होगी और हर घर में आग जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन इस ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। जंगल में सूखी लकड़ियां भी ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घर के चूल्हे हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। फिर वे लोग निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे और सभी के घरों में आग जलाएंगे, जिससे ठंड से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। मोहन अपना काम खत्म करके सेठ जी के पास जाता है और कहता है, लीजिए सेठ जी, मैंने आपका सारा काम निपटा दिया। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरी बेटी के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे मोहन, अभी तो महीना पूरा होने में कुछ दिन बाकी है और तुमको पैसा अभी चाहिए। कुछ दिन और इंतजार करो, फिर पैसा मिलेगा। सेठ जी, मेरी बेटी के पास ठंड का एक भी कपड़ा नहीं है। हम पति पत्नी तो कैसे भी ठंड झेल लेंगे, लेकिन वह तो अभी बच्ची है, वह इस ठंड को नहीं सह पाएगी। इसलिए सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे उसके लिए स्वेटर खरीदना है। फिर सेठ मोहन को कुछ पैसा दे देता है। उसके बाद मोहन अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा स्वेटर ले लेता है और अपने घर ले जाता है। घर जाते जाते उसे रात हो जाती है। आज आपको आने में बहुत देरी हो गई, बाहर बहुत सर्दी है। आइए, आग सेक लीजिए। हाँ, वो आज सेठ जी ने कुछ ज्यादा ही काम दे दिया था, और जो पैसे मिले मैंने उससे मुन्नी के लिए एक सुंदर सा स्वेटर खरीद लिया। मुन्नी कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रही। हर दिन तो आके मेरे गले से लग जाती थी। तब रमा ने मुन्नी की तबीयत के बारे में मोहन को बताया। आज जब मैं काम से वापस आई तो इसे बहुत तेज बुखार था। तब मैं डॉक्टर के पास गई। जाने पर पता चला कि वे कहीं दूर गए हैं, शाम तक आएंगे। अब जाओ, उन्हें बुला लाओ। मुन्नी की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। रमा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ और उन्हें लेकर आता हूँ।
तब तक तुम मुन्नी को आग के पास रखो और उसका ध्यान रखना। मोहन यह कहकर डॉक्टर के घर की ओर निकल गया और सोचने लगा, आज काम से आने में देरी हो गई, जिसके कारण जंगल से लकड़ियां भी ना ला सका। मोहन डॉक्टर के घर पहुंचा और सारी बातें बताई और तुरंत डॉक्टर को साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। मोहन चारों ओर से चिंताओं से घिरा। उस भयानक ठंड वाली रात में बिना रुके चला जा रहा था। डॉक्टर साहब को मैं अपने साथ ले आया। रमा, तुम चिंता मत करो। मुन्नी की आंखें बंद क्यों हैं? डॉक्टर साहब देखिए ना, मुन्नी अभी थोड़ी देर से कुछ भी नहीं बोल रही है और आंखें भी नहीं खोली हैं। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मेरी बेटी को देखिए ना, क्यों नहीं बोल रही है वो। आप घबराइए नहीं, मैं इसे देखता हूँ कि क्या हुआ है। थोड़ी देर डॉक्टर मुन्नी की जांच करता है। उसके बाद डॉक्टर मोहन से कहता है, मोहन, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मुन्नी को नहीं बचा सका। वह अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे बहुत अफसोस है। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी उनके पास आ गए और तब डॉक्टर ने गांव वालों को पूरी बात बताई। फिर गांव वालों ने मिलकर मोहन की मदद की और मोहन और रमा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपना गुजर बसर करने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।